नाज़रीन, आज टर्की के लिए एक तारीखी दिन है। सालों की और दहाइयों की स्ट्रगल में आज एक बहुत बड़ी कामयाबी टर्की को जो है हासिल हुई है। एक गेम चेंजर स्टेप, एक गेम चेंजर कामयाबी जो इजराइल की हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए है और इजराइल के साथ जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको तब्दील करने के लिए है। और एक गेम चेंजर स्टेप है, एक नया चैप्टर है वेस्ट के साथ डील करने में विदाउट टेकिंग इजराइल इनटू कंसिडरेशन। ये एक नया चैप्टर जो है वो यहां पर समझ लेके उसका आगाज हुआ है। बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने टर्की के साथ जदीद तरीन फाइटर जेट्स की जो डील है वो साइन कर ली है और टर्की को फाइटर जेट्स जो है वो डिलीवर होंगे। और ये अमेरिका के लिए भी बड़ा झटका है। वाई? क्योंकि टर्की जो है वो जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड था वो F-35 के अंदर था, लेकिन अमेरिका ने F-35 टर्की को नहीं दिए। तो अब अमेरिका के अंदर भी ये डिबेट शुरू होगी कि इजराइल के चक्कर में हम बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर रहे हैं और उन मुल्कों को हमने फाइटर जेट्स नहीं दिए, लेकिन उनको तो अब हासिल हो गए हैं। और वैसे भी चाइना की सूरत में अब एक अल्टरनेटिव ऑप्शन वैसे भी आ गया है। तो ये अब एक बहुत बड़ी तब्दीली है कि पहले अमेरिकन और यूरोपियंस की एक ऐसी आप कह लें कि मोनोपोली थी और एक ही उनकी पॉलिसी थी किसको देने किसको नहीं देने। अब एक तो दोनों की पॉलिसी में फर्क आया है और दूसरा चाइना की सूरत में एक अल्टरनेटिव आ गया है। तो ये एक बड़ा चैप्टर। और फिर देखिए टर्की नेटो मेंबर, ओनली एशिया से जो नेटो मेंबर है। तो जनाब अली, टर्की नेटो का मेंबर होते हुए वो वाहिद मेंबर स्टेट है कि जो नेटो के एडवांस वेपन्स तक जो एक्सेस नहीं कर सकता, वो नेटो कंट्रीज के जो फाइटर जेट्स है वो नहीं खरीद सकता। ऐसा रूल नेटो में किसी और मुल्क के लिए नहीं है। तो टर्की के लिए क्यों है? टर्की के लिए इसलिए है कि इजराइल को पसंद नहीं है, इजराइल नहीं चाहता और रीजन में इजराइल की हेजेमनी को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि नेटो के जो बेस्ट वेपन्स है वो सिर्फ और सिर्फ जब इजराइल के पास हो। पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो उसकी एयर स्पेस जो है उस पर जो कंट्रोल है, उस पर जो राज है, उस पर जो सुपीरियरिटी है वो इजराइल की कायम रहे। देखिए आज कितनी बड़ी तब्दीली आ गई है। और देखिए कि टर्की को उन्होंने अलाउ नहीं किया तो इसी चीज ने टर्की को मजबूर किया कि वो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री जो वो खड़ी करे। तो टर्की ने कई सालों और दहाइयों की मेहनत के बाद अपनी इंडस्ट्री जो वो खड़ी की है और आज वही यूरोपियंस जो है वो आज उसी टर्की के साथ बार्गेन करने के लिए आए हैं जो उसके साथ ये जेट्स देने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब कुछ ले और कुछ दे के ऊपर जो वो इस वक्त काम हो रहा है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और उर्दगान ने साथ ये भी कहा है कि सीज फायर जो गजा का है उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं, उसकी जिम्मेदारी जब वो हमारे ऊपर है और हम इसको पूरी तरह से मॉनिटर करेंगे और उसको देखेंगे। उधर इजराइल जो है वो मुख्तलिफ प्लानिंग्स कर रहा है और अब वो धमकियां दे रहा है कि वो जो अपनी जमीनी फौज है वो गजा में मजीद आगे एक्सपैंड करेगा। मुख्तलिफ इशूज को वो खड़ा कर रहा है। वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन नॉन इशूज को जब वो इशूज बना रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। और सीरिया में जो दरूज लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें तो इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, हमें तो आजाद मुल्क चाहिए। अचानक जो है वो उनको याद आ गया है कि उनको आजाद मुल्क जो है वो चाहिए और जाहिर है के पीछे इजराइल है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है टर्की के लिए और पूरे रीजन के लिए। और ये जो टर्की सारा बंदोबस्त कर रहा है वो इजराइल ही के लिए कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि सीरिया में, ये मेरे अल्फाज लिख लीजिए, इजराइल कभी भी सीरिया में जो अपने मंसूबे हैं उससे पीछे नहीं हटेगा जब तक उसका ताकत के साथ वो सामना नहीं किया जाता। वाई? देखिए यही तो उनके लिए आइडियल सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन के लिए तो उन्होंने सीरिया को तबाह बर्बाद किया, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने ही के लिए तो उन्होंने बशार अल असद का तख्ता उल्टा। वो यहां पर बशार अल असद को गिराकर और खाना जंगी छेड़कर क्या उन्होंने इसलिए छेड़ी है कि कल को सीरिया दोबारा स्टेबलाइज हो जाए? क्या इसलिए उन्होंने किया है? नहीं, अपनी एक्सपेंशन के लिए उन्होंने ये सारा कुछ जब किया। तो एक्सपेंशन तभी होगी जब ये वाली सूरत क्रिएट होती। तो वो उन्होंने क्रिएट की है और जो एक बशार अल असद का एक स्टेटस को कायम था और रशिया की गारंटीज थी वो टूट गई। तो उनको मौका मिल गया, तो जिसके लिए उन्होंने दहाइयों पीछे प्लानिंग की हो और इतने लोग मारे गए हैं, ये सारा कुछ वो पीछे से इस पॉलिसी को लेकर बढ़ रहे थे, तो आज वो छोड़ेंगे। तो इसका एक ही तरीका है कि इजराइल के साथ कोई डिप्लोमेसी नहीं चलेगी और टर्की को जरा तैयारी पकड़ लेनी चाहिए और बाकी मुल्कों को भी। और वगरना सदरन सीरिया जो है वो इजराइल किसी सूरत छोड़ने वाला नहीं है। ये उनके एक्सपेंशन इस प्रोजेक्ट है और वो दरूज को इसी तरह एक्सप्लॉइट करेगा। तो ताकत के साथ, जैसे अल शरा जो है वो प्यूटन से ये मुतालबा करके आए हैं, उनके साथ ये बात डिस्कस हुई है। पता नहीं रशिया ने इसको अप्रूव किया या नहीं, लेकिन ये बात हुई है कि रूस जो है वो अपनी फौजों को यहां पर डिप्लॉय करे और उसी तरह से उसी पैटर्न में डिप्लॉय करे जैसे बशार अल असद के टाइम पर थी। ठीक है ना? तो अब उनको अंदाजा हो रहा है। अच्छा जनाब, दूसरी तरफ वेनेजुएला के हवाले से अमेरिकन अब खुलकर ये बात कर रहे हैं कि उन्हें वेनेजुएला पर हमला करना उनके लिए क्यों जरूरी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसकी स्टेटमेंट मैं पहले आपके साथ शेयर कर देता हूं ग्रेट गेम को समझने के लिए और आगे क्या होने जा रहा है। ये अमेरिकन हाई ऑफिशियल्स है और वो क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट मडोरो जो है ये दुनिया का जो लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, इस प्लेनेट अर्थ का सबसे बड़ा जो ऑयल रिजर्व है
उसके ऊपर बैठा हुआ ये बंदा, और मिनरल्स के रिजर्व्स के ऊपर बैठा हुआ है। और ये जो वेनेजुएला के रिसोर्सेज हैं, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो आगे जंगें होने जा रही है उसको समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ये जो ऑयल, गोल्ड, मिनरल्स, ये जो सारे रिसोर्सेज हैं, दैट विल फ्यूल द 21st सेंचुरी इकोनॉमी। 21वीं सदी की जो इकोनॉमी है उसको वेनेजुएला के ये रिसोर्सेज जब फंड करेंगे, उसको चलाएंगे। देखें, जैसे एम्पायर्स होते हैं ना, आपने पिछली सेंचुरीज में, यानी एम्पायर्स हैं, किसी ना किसी के ऊपर उनको हमला करना है ताकि वहां से रिसोर्सेज आएंगे, उनकी वेल्थ आएगी, तो फिर उनके कई साल और कई दहाइयां निकल जाएंगी। तो पिछली सेंचुरी में इधर हमला हो रहा है, उधर हमला हो रहा है, वहां से निकाला जा रहा है रिसोर्सेज, वहां से वेल्थ निकाली जा रही है। इवन आप ब्रिटेन को देखिए, कभी वो बड़े सगीर आ रहा है, कभी वो चाइना से वेल्थ निकाल रहा है, कहीं किसे निकाल रहा है, तो एम्पायर, उसकी इकोनॉमी इस तरह से चलती है। तो अब जब एम्पायर जब डिक्लाइन में है तो उसको रिसोर्सेज चाहिए। तो भाई वेनेजुएला के पास तो दुनिया के सबसे बड़े रिसोर्सेज है भाई, ऑयल तो सबसे ज्यादा वेनेजुएला के पास है ना, तो फिर मिनरल्स भी है, फिर गोल्ड भी है, फिर और भी बहुत कुछ होगा। तो इस एम्पायर को वो कह रहे हैं चलाने के लिए जरूरी है कि हमें ये हमला करना ही करना है। तो आप जरा सोचिए कि ये क्या होने जा रहा है, ठीक है ना। यानी एक कह ले कि खुलेआम जब वो एक डकैती है, दिन दहाड़े एक डकैती है जो एक मुल्क के साथ होने जा रही है, और बाकियों के साथ भी यही होगा। यानी पॉलिसी ये है ना कि भाई रिसोर्सेज निकालने हैं, वेल्थ निकालनी है, तो ही 21st सेंचुरी की इकोनॉमी का उनके पास प्लान ये है कि मुल्कों पर हमला करो, वहां से उनकी वेल्थ निकालो, तो ऐसे ही मामला चलेगा। तो ये एक पॉलिसी है जो बहुत सारे मुल्कों के ऊपर अप्लाई होने जा रही है, तो वेरी वेरी डेंजरस। तो वेनेजुएला के ऊपर जनाब अली उनकी नजर है, देखते हैं कि वेनेजुएला का क्या मुस्तकबिल है, क्या उसका मुकद्दर है, लेकिन बड़ा ही मुश्किल तरीन टाइम उसके ऊपर आ गया है। जनाब अली, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर, डील उन्होंने साइन की है $11 बिलियन की। और जरा मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं, टर्की एंड यूके सील यूरो फाइटर डील अमिड रीजनल शिफ्ट्स। उन्हीं के मीडिया के अल्फाज हैं, 40 फाइटर जेट्स, $11 बिलियन। क्या है रीजनल शिफ्ट, रीजन में तब्दीली आ रही है। और स्टारमर साइंस 8 बिलियन यूरोस और $11 बिलियन बनते हैं। टाइफोन जेट डील विद टर्की, यूके स्ट्राइक्स फाइटर जेट्स डील विद टर्की एंड प्यूटन गेट्स द मैसेज। तो वो भाई हम देखें नेटो वाले मुतहद हैं, अब उनको अचानक याद आ गया भाई टर्की है हमारे साथ है और नेटो मुतहद है। तो ये जनाब अली बर्तानिया के लिए 20 साल के अंदर सबसे बड़ी डील है जो उन्होंने साइन की है, इन 20 इयर्स द बिगेस्ट डील। और नो F-35, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टर्की शॉपिंग यूरोपियन नाउ, कौन लिख रहा है? ब्लूमबर्ग। कोई मसला नहीं, F-35 नहीं मिले तो टर्की जब वो यूरोपियन से शॉपिंग कर रहा है, ठीक है ना, ये एक टर्म है वैसे इस्तेमाल की जाती है, तो उधर से उन्होंने नहीं दिए तो कोई नहीं, यूरोपियन से जब ले रहा है। और चाइना के साथ टर्की के ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं और उनके अपने फाइटर जेट्स है वो भी तैयार हो रहे हैं। अच्छा जी, अब जरा ये यूके के प्राइम मिनिस्टर, उनका जरा ट्वीट देखिए, कहते हैं कि मैंने डील साइन की है जिससे 20,000, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 20,000 ब्रिटिश जॉब्स है अक्रॉस द यूके वो क्रिएट होंगी। बर्तानिया है, बर्तानिया उस्मा, सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त देने वाला, दौलत ताकत का मरकज यूरोप, टर्की के साथ डील कर रहा है टू क्रिएट जॉब्स। ये वो रियलिटी है, ठीक है ना। यानी दौलत का मरकज यूरोप, ताकत का मरकज यूरोप, आलमी सियासत का मरकज यूरोप, ग्लोबल सुपर पावर इजराइल को कायम किया। और ये मुल्क कुछ भी नहीं कर सके, ना उनके पास टेक्नोलॉजी है, ना दौलत है, ना इकोनॉमी है, ना वो इन्फ्लुएंस है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। तो आज देखिए वो इक्तदार के दिन बदल रहे हैं, आज वो दौलत का मरकज बदल रहा है। ये नहीं कि यूरोप जो है वो उनकी कोई वो गरीब होने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो जो हेजेमोनिक स्टेटस है वो चेंज हो रहा है, दौलत फ्लो कर रही है अब दूसरे कैपिटल्स के अंदर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वो मुल्क हासिल कर रहे हैं। इस वक्त आप देखिए टर्की के वेपन्स उठाकर देखिए, यूरोपियंस के वेपन्स के ऊपर, भाई उधर आपको पता है यूक्रेन में क्या हो रहा है? यूक्रेन में रशिया के पास ईरानियन ड्रोन्स हैं और यूक्रेनियंस के पास टर्की के ड्रोन्स हैं। तो यानी उनकी टेक्नोलॉजी यूरोपियन से बरतर है, टर्की जो बना रहा है। तो यहां वो शिफ्ट आ रहा है। उन्होंने एक तमाशा लगाया इजराइल, और क्यों वो इस काबिल हुए? क्योंकि सब कुछ उनके पास था, लकीरें उन्होंने खींचनी थी, दौलत उनके पास थी, ताकत उनके पास थी, जो मर्जी कर लेते। यहां अब बार्गेन करना है, अब जॉब्स भी क्रिएट करनी है, अब अपनी मिलिट्री को भी खड़ा करना है, जरा रशिया से भी तो लड़ना है ना, तो जॉब्स भी क्रिएट करनी है, इकोनॉमी का भी जरा बुरा हाल है, और मिलिटराइजेशन भी करनी है, रशिया के साथ भी फटा है, चाइना के साथ भी फटा है, सही है ना। तो बार्गेन करनी है, तो ये वो बार्गेन है जो इस वक्त हो रही है, और ये वो रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि यूरोपियंस को इजराइल से पीछे हट जाएंगे, लेकिन फलस्तीन को भी फिर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, यानी उनके राइट्स को, और इस बात पर मजबूर होना पड़ेगा कि वो फलस्तीनी रियासत की बात करें, फलस्तीनी रियासत बनाए, ठीक है। इससे पहले तो वो इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन अब वो मानना पड़ेगा ना, इस बात को मानना पड़ेगा। तो जब आप दुनिया का इख्तियार आपके पास होता है, जो मर्जी करें, लेकिन अब जब बाकी पावर्स इमर्ज कर रही है तो फिर आपकी तो सारी बात नहीं ना सुनी जाएगी, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप देखें इस डील में इजराइल नहीं है, क्या इजराइल को यह पसंद आई है ये डील? नहीं। तो फिर बर्तानिया ने क्यों की है? और ना सिर्फ बर्तानिया ने की है, बल्कि जर्मनी इसमें ऑन बोर्ड है, इसमें इटली ऑन बोर्ड है,
इसमें पूरा यूरोप ऑन बोर्ड है। तो फिर इजराइल को एक चीज पसंद नहीं है और इजराइल की बराह रास्त एयर सुपीरियरिटी चैलेंज हो गई है, तो क्यों की ये डील? तो आप उस मजबूरी का जो है अंदाजा लगा सकते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और वो ये है कि जो उर्दुगान साहब गल्फ का दौरा करने गए थे उसकी भी वजह सामने आई है। क्योंकि ये फाइटर जेट्स है वो फौरी तो डिलीवर नहीं हो सकते, लेकिन टर्की ने इसका भी हल निकाल लिया है और वो ये है कि वो जो फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं कतर में, वो इस्तेमाल तो हो नहीं रहे, और फाइटर जेट्स है वो ओमान में खड़े हुए हैं। तो टर्की कतर और ओमान के साथ ये टॉक्स कर रहा है कि आप वो जरा हमें देना, आप तो चला नहीं रहे, आपके पास तो वैसे ही गैराज में खड़े हुए हैं और आप पर तो हमला भी हो जाए तो आपके वो पता भी नहीं चलता, उड़ते भी नहीं है वो, तो आए ना जरा हम इनको उड़ाते हैं, हम जरा इनको गैराज से निकाल कर जरा आसमानों में लेकर चलते हैं और इजराइल का जो है उसको सबक सिखाते हैं। तो ओमान और कतर के साथ जब वो टर्की की टॉक्स है, 12 फाइटर जेट जो है वो फौरी तौर पर उनको डिलीवर जब वहां से हो सकते हैं, ठीक है ना। ये उधर बातचीत जब चल रही है, तो ये एक बहरहाल आज मिडिल ईस्ट के अंदर एक बड़ी तब्दीली है। बड़े लंबे अरसे से टर्की जब लगा हुआ था, अब देखिएगा F-35 के लिए भी अमेरिका पर प्रेशर आएगा। भाई जब सब कुछ ही हो रहा है तो $11 बिलियन बरतानिया ले गया ना, तो अमेरिका भी तो ले सकता था ना, ठीक है ना, अमेरिका भी तो ले सकता था। तो अब वहां पर है कि भाई क्यों नहीं आप दे रहे, ठीक है ना, वहां पर डिबेट बढ़ेगी। फिर वहां दोनों हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है उन्होंने बात की, तो उर्दुगान ने कहा कि हमारे ऊपर रिस्पांसिबिलिटी है, गजा का जो सीज फायर उसके गारंटर हम हैं और इजराइल को रोकना ये हमारी जिम्मेदारी है। और उन्होंने कहा कि फलस्तीनी रियासत को जो बरतानिया ने तस्लीम किया है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं और उसको प्रेज करते हैं, और हम दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है कि हम इजराइल के जो वायलेशन है उसको रोकें, इजराइल से मुकम्मल अमल दरामद करवाएं और उसके वायलेशंस को रोकें। और गजा के लोगों को जो है वो फौरी इमदाद की जरूरत है और विंटर वहां पर आ रहा है, विंटर आ रहा है, तो फौरी इमदाद जो है वहां पर भेजनी इसकी जरूरत है। तो ये एक बात होगी। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि एक मीडिया वॉर आ रही है। अब मीडिया वॉर इज कमिंग टुवर्ड इजराइल। इस वक्त पूरा जोर लगाया जा रहा है कि जो इंटरनेशनल मीडिया वो किसी तरीके से गजा में दाखिल हो, पूरा जोर है। और इजराइल अब ये उसको लगने लगा है कि ऐसा हो सकता है कि इंटरनेशनल मीडिया दाखिल हो जाए। और सोचिए इंटरनेशनल मीडिया गजा में दाखिल हुआ और क्या कुछ सामने आया। तो इजराइल के जो रही सही कसर है ना यूरोप में और वेस्ट में, वो उसका तिया पांचा होने जा रहा है। इजराइल इज प्रिपेयरिंग फॉर द कमिंग मीडिया वॉर दैट विल एक्सपोज इन एवरी मीडिया व्हाट द यूएस एनवॉय जैरेड कुशनर डिस्क्राइब दैट इट वाज हिट बाय एन एटॉमिक बॉम्ब। उन्होंने कहा कि गजा में जैसे एटॉमिक बॉम्ब चल गया है, तो जब इंटरनेशनल मीडिया जाएगा और वहां से इज्तिमाई खबरें और तबाही और फलस्तीनियों की कहानियां वो सामने लेकर आएंगे, तो फिर क्या होगा। इजराइल को बहुत डर है इस बात से, तो इसलिए उन्होंने जेनोसाइड के निशान भी मिटाने की जब कोशिश की है। मुझे बताइए कि रशिया अलाउ नहीं होने देता इंटरनेशनल मीडिया, यूक्रेन में इंटरनेशनल मीडिया नहीं है, तो गजा में वो क्यों नहीं जाने देते इंटरनेशनल मीडिया को? तो वजह आपके सामने है। खैर वो बहुत बड़ा दिन होगा इंसानियत के लिए जब ये एंटिटी कोलैप्स करेगी, और इस रीजन के लिए बहुत बड़ा वो रिलीफ होगा, इंसानियत की बहुत बड़ी जीत होगी जब इस एंटिटी से दुनिया जो है और रीजन जो है वो छुटकारा हासिल करेगा और इंसानियत जो है वो एक बहुत बड़े फितने से आजाद होगी। तो इंसानी तारीख का वो बहुत बड़ा वाकया होगा। लेट्स सी कि वो दिन कब आएगा, लेकिन वो एक बहुत बड़ा वाकया होगा। इंसानियत जब वो बहुत सारी जंगों से निकलेगी, बहुत सारे आप कह लें कि बुहरानों से निकलेगी, बहुत सारे फितनों से जब उसको आज़ादी मिलेगी और बड़ी खुशहाली का दौर जब शुरू होगा, जब ये एंटिटी जब कोलैप्स होगी। तो इस टाइम इजराइल जो है वो जो बॉडीज हैं उनका इशू बनाकर, उनका एक नॉन इशू है, जाहिर है बॉडीज हैं मलबे तले दबी हुई हैं, और जिन्होंने जिन फलस्तीनी फाइटर्स ने दफनाया था वो भी शहीद हो चुके हैं, इसलिए मुश्किल है और मलबा इतना ज्यादा है। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि डिले हो सकता है, ट्रम्प ने ट्वीट किया कि डिले हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन इजराइल अब उसको इशू बनाकर कह रहा है कि इजराइल अपना कंट्रोल एक्सपैंड करने की तैयारी कर रहा है एज अ पुनिशमेंट के हमास हमें बॉडीज नहीं दे रही। जरा अंदाजा कर लें। तो कोई ये इससे नहीं, मुझे बताइए इससे हटकर आप इजराइल से क्या तवक्को करेंगे? यही तवक्को करेंगे ना, तो जो उसने करना है वो करेगा। अब वहां पर वो सिविल वॉर की मुसलसल प्लानिंग हो रही है, जैसे इजरायली मीडिया वो जो मिलिशिया है, जो दाइश के लोग हैं, उनको कैसे बयान कर रहा है, उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं इजरायली मीडिया पर। नो वॉर, नो हमास, नो टेररिज्म, मिलिशिया लीडर आउटलाइन प्लान फॉर न्यू गाजा गवर्नेंस। कहते हैं हमास को हम खत्म करेंगे, इससे टेररिज्म भी खत्म हो जाएगा, जंग भी खत्म हो जाएगी। सो दिस इज द न्यू प्रोजेक्ट फॉर गजा, कि वो मिलिशिया को तैयार कर रहे हैं और वो लड़ेगी। ये मंसूबा भी इनका नाकाम होगा। खलील अल हया का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि हम कोई प्रिटेक्स नहीं देंगे इजराइल को दोबारा से जंग शुरू करने का, और इस वक्त हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बॉडीज को जल्द से जल्द जब वो वापस किया जाए, वहां से निकाला जाए। लेकिन प्रॉब्लम है कि जिन्होंने दफनाया था वो खुद शहीद हो गए हैं, मलबा बहुत ज्यादा है, और फिर भी हमने 28 में से 17 बॉडीज दे दी हैं और बाकियों की हम बहुत ज्यादा जब वो कोशिश कर रहे हैं। डे एंड नाइट हमारे जो लोग हैं ब्रदर्स इन द रेजिस्टेंस फैक्शंस है वो काम कर रहे हैं, और कायरो के अंदर जो है वो एक कमांड सेंटर बना दिया गया है जहां पर ये सारी डेवलपमेंट्स है वो वहां पर वो देख रहे हैं बैठकर। तो ये उन्होंने बात की है। सीरिया में जनाब अली दरूज है, अचानक वेस्टर्न मीडिया पर उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं, ठीक है, वेस्टर्न मीडिया जो है तो अचानक वहां पर उनके इंटरव्यू चलने शुरू हो गए। अल हिजरी जो ये दरूज का वो लीडर जो इजराइल का इत्तेहादी और जो सवेदा में सारा कुछ हुआ उसके पीछे ये बंदा था, उसका इंटरव्यू हुआ है। तो उसने कहा है कि हमारा विजन ये है कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस हासिल करें सवेदा के लिए,
और सेल्फ डिटर्मिनेशन हासिल करें, मतलब आजादी होगी, अलग मुल्क होगा, ये वो सारा वो बात कर रहे हैं। तो ये इजराइल की जुबान है, बड़ी डेंजरस बात है। यूएस सेंट कॉम क्या बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है सदर्न सीरिया में। वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब वो नहीं बता सकते कि सदर्न सीरिया में क्या हो रहा है। बाकी वो हर जगह पर दुनिया में बता सकते हैं, लेकिन यहां नहीं बता सकते। उधर एमबीएस की बड़ी मुलाकातें हुई हैं, रवांडा, बल्गेरिया, गुयाना, कोसोवो और अल्बानिया, इनके हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स जो है वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस हुई है सऊदी अरेबिया में, वहां पर शरीक हुए और 1-on-1 एमबीएस की मुलाकातें हुई हैं। उधर जनाब अली जो नॉर्थ कोरिया की फॉरेन मिनिस्टर है वो पहुंची है रशिया, और प्यूटन ने उनके साथ मुलाकात की है, रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने उनके साथ मुलाकात की है। प्यूटन रोल्स आउट द रेड कारपेट फॉर किम्स एनवॉय, और ये जो मुलाकात है इसको नेक्स्ट फेज कहा जा रहा है रशिया और नॉर्थ कोरिया के रिलेशंस के अंदर। असलहा, कैसे सैंक्शंस का सामना करना है, और इसको राइटर्स ने लिखा है कि ये जो एक्सेस ऑफ सैंक्शनड है, यानी वो मुल्क जिनको सैंक्शन किया गया है वो अपना एक एक्सेस बना रहे हैं, ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, वो मजबूत होते चले जा रहे हैं। तो उधर जनाब अली ग्रुप ऑफ चाइनीज जो बम्बर्स है वो ताइवान के बिल्कुल करीब से होकर गुजरा है, और कन्फ्रंटेशन ड्रिल्स है वो उन्होंने वहां पर की हैं। तो ये मुलाकात से पहले यानी वहां पर उन्होंने फ्लाई किया है, ड्रिल्स भी की हैं, और उधर जो है वो एक एनर्जी वॉर शुरू हो रही है। विंटर आ रहा है तो एनर्जी वॉर शुरू हो रही है। रशिया ने उनकी विंड टर्बाइंस, उनकी एनर्जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको जब उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया, पावर लाइंस, टर्बाइंस, ठीक है ना, ये सारा जनाब वो निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस विंटर में। तो ऑलरेडी उनका 50% से ज्यादा तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, और विंड टर्बाइंस, एनर्जी लाइंस और सप्लाई लाइंस वो सारा जो वो निशाना बना रहे हैं। तो यूक्रेन की जंग बड़ी मजीद खौफनाक हो गई है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय से आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।